नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। राजनीति में आज बात राहुल गांधी के सवालों से। देश में इस वक्त लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। सरकार के रुख को देखते हुए करीब करीब तय है कि 31 मई के बाद लॉकडाउन की बंदिशें खत्म हो जाएंगी। जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था तब कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद कुछ हजार तक सीमित थी, लेकिन अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि आखिर जब कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, तब सरकार लॉकडाउन क्यों हटा रही है। सवाल ये भी कि लॉकडाउन हटाने के बाद कोरोना से निपटने के लिए सरकार की रणनीति क्या है। राहुल ने यह भी पूछा कि लॉकडाउन की मार के सबसे ज्यादा शिकार हुए मजदूरों की मदद सरकार कैसे करेगी। राहुल गांधी के इन्हीं सवालों पर अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन और साथ ही कांग्रेस के नेता शिव भाटिया। चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं सरकार से राहुल गांधी के सवाल। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो ये बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको आप उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अवधेश जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, ये जो 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की आपने देखी, शुरुआती रिमार्क्स आपसे कि क्या आपको महसूस होता है विपक्षी नेता होने के साथ उनकी एक वास्तविक चिंता झलक रही थी, एक संवेदना से भरे हुए दिखे थे, या राजनीति करने आए थे राहुल गांधी? लॉकडाउन में राहुल गांधी जी के पास काफी खाली समय है, उसका वो अच्छा उपयोग करते हैं। मजदूरों के साथ जाके फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवा लेते हैं, सवाल करते हैं। लेकिन उनसे भी कुछ सवाल तो किया ही जाना चाहिए ना, कि आप केवल केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, कि आप महाराष्ट्र की अपनी सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, पंजाब की सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, राजस्थान की सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आखिर ये स्वास्थ्य राज्यों का विषय होता है और केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर निपटना है। और जो मजदूरों की जहां तक बात है, अगर दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार ने जिस ढंग से अपनी कुटिल रणनीति के तहत कोशिश किया कि बाहर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां से विवश कर दो निकलने के लिए, और दिल्ली में भीड़ जुटी और महाराष्ट्र में जुटी और आज तक निकाला जा रहा है, उसका जवाब भी देश को चाहिए कि महाराष्ट्र ने ऐसी रणनीति क्यों अपनाई थी। सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं में मरने वाले की संख्या महाराष्ट्र से आ रहे श्रमिकों की है। राहुल गांधी जी ने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। विपक्ष के नेता के नाते सरकार से समुचित सवाल बहुत आवश्यक है, लेकिन सवाल का यह मतलब नहीं है कि विपक्ष जो है गैर जिम्मेवार तरीके से जो कुछ देश में है नहीं वो भी उठाने लगे, और जो है वो उठाए नहीं। इस समय इस देश की कई राज्य सरकारों ने जो काम किया है वो उस पर गंभीर सवाल खड़ा होता है। और मेरा मानना है कि महाराष्ट्र सरकार को अगर केंद्र सरकार अपने हाथ में वहां का शासन नहीं लेती है तो वहां तो लाखों की संख्या में अब मरीज हो जाएंगे। वहां लॉकडाउन टूट चुका है, सड़कों पर लोग बहुत पहले से निकल रहे हैं। आपने कहा कि सबसे पहले श्रमिकों को ले जाने के लिए रेल की मांग महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे ने की थी, और जब आप एक बार लोगों को निकाल देते हैं बाहर, सामाजिक दूरी खत्म हो जाती है, तो फिर तो यही हालत होगी जो हो रही है। ठीक है, शिव भाटिया जी से सवाल का जवाब ले लेते हैं आपका। शिव भाटिया जी, महाराष्ट्र में मैनेजमेंट क्यों हो रहा है? वहां पर तो आपकी गठबंधन की सरकार है, राहुल गांधी को क्या वहां पर दर्द नहीं दिख रहा मजदूरों का? हम देश के कोरोना की बात कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र एक पार्ट हो सकता है उसका। मुझे तो अवधेश जी की बातें सुन के बहुत हैरानी हो रही है। एक पत्रकार होने के नाते इनका विजन वास्ट नहीं है, ये सोच नहीं पा रहे हैं। एक कुंठा के तौर के ऊपर जैसे बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है ये वैसे बोल रहे हैं। क्या इनको ये नजर नहीं आ रहा कि मजदूर सड़कों पे मर रहा है? क्या देश की प्लानिंग क्या हुई? जब लॉकडाउन हुआ तो 200 जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो 200 मरीज थे, आज 7,000 के पास पहुंच गए। आप लॉकडाउन खोल रहे हैं, क्या विपक्ष प्रश्न नहीं करेगा? क्या विपक्ष पूछेगा नहीं? विपक्ष कहेगा नहीं कि मजदूर
भूख से मर रहा है, कोरोना से तो बाद में मरेगा। आपने क्या उनकी जेब के अंदर कुछ डाला? क्या उनको सहूलियतें दी? आपने इसकी बात तो नहीं की। आप एक महाराष्ट्र तक सीमित हो गए। महाराष्ट्र एक हिस्सा हो सकता है, गुजरात की बात तो आपने नहीं की, आपने मध्य प्रदेश की बात तो आपने नहीं की। क्या आपने हरियाणा नहीं देखा? जब उठता है कभी गाजियाबाद का बॉर्डर बंद कर देते हैं, कभी हरियाणा का बॉर्डर बंद कर देते हैं। ये कौन सी प्लानिंग है? प्लानिंग के नाम के ऊपर पूरी केंद्र सरकार जो केंद्रीयकरण करके पूरे पीएमओ से चल रहा था कोरोना की लड़ाई, वो कहां है आज? मोदी जी नजर ही नहीं आ रहे हैं। प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अवधेश जी, अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार लॉकडाउन जो आप कर रहे हैं, लॉकडाउन चाहे खोलने की बात हो या फिर लॉकडाउन करने की बात हो, किस स्ट्रैटेजी पर खरी उतरी है मोदी सरकार? आप ये बताइए। आपने ट्रेन चलाने का फैसला लिया, उसमें भी आप देख रहे हैं एक दिन में से 7 मौतें हो गई हैं भूख से प्यास से, आपको भी पता होगा। आप फ्लाइट चलाने का फैसला लेते हैं, उसमें भी 80 फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है। तो अरे अब तक जो मजदूर थे वो सड़कों पर मर रहे थे, ट्रैक पर मर रहे थे, अब ये स्थिति आ गई कि लोग ट्रेन में मर रहे हैं, ट्रेन कहीं की कहीं जा रही है, 30 घंटे का सफर 4 घंटे में पूरा हो रहा है। तो क्या सर ये सवाल वाजिब नहीं है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं? देखो, ऐसा है कि मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, अगर मैंने कोई तथ्य उसमें गलत कहा हो तो बताया जाए। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, सवाल तो यह है ना कि राज्यों ने ट्रेन की मांग की है। प्राइम मिनिस्टर ने जो अंतिम बैठक थी मुख्यमंत्रियों की और प्राइम मिनिस्टर की, उसमें कहा कि ज्यादातर राज्य सरकारों ने अच्छे ढंग से काम की है, कोशिश की है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने जिम्मेवारी से काम नहीं किया है। इसीलिए मेरी जो नीति थी कि जो व्यक्ति जहां है वही ठहर जाए, उसमें हमको बदलाव करना पड़ा। यह निर्णय हम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हमको लेना पड़ा। तो सवाल यह है कि ये राज्यों ने मांग की कि हमको ट्रेनें दी जाए। बिहार के सर, ये लेना कब पड़ा? विरोध किया जब था, स्थिति हाथ से निकल गई। सवाल यही है कि लॉकडाउन विरोध किया था कि से पहले सर होली पर अगर लॉकडाउन आप अनाउंस कर देते कि 15 दिन बाद लॉकडाउन हम कर रहे हैं, तो मजदूर जो पहले घर जा चुके थे सर वो वहीं पर रहते। आपने सर प्रिपेयर होने का मौका नहीं दिया। सवाल ये उठ रहा है। ठीक है, मैं प्रशांत जी आपके पास आऊंगी, अवधेश जी मैं आपके पास आऊंगी। मजदूरों को छोड़ना क्यों पड़ा है? प्रशांत जी, मेरा आपसे सवाल है, राहुल गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल है, क्या आपको भी यही लगता है? कितना आरोपों में दम है? देखिए, पहली बात तो मैं राहुल गांधी को बधाई देना चाहता हूँ। कम से कम उन्होंने ये तो साबित किया है कि विपक्ष और लोकतंत्र जो है वो लॉकडाउन नहीं है, और बल्कि दूसरे जो पार्टी के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, या वामपंथी पार्टियां हैं उन, या डीएमके है, दूसरी और पार्टियां हैं, उनको भी राजनीति वापस करनी पड़ेगी। क्योंकि एक लोकतंत्र में स्वस्थ राजनीति, चाहे वो पेंडेमिक का मामला हो, चाहे वो युद्ध का मामला हो, राजनीति लॉकडाउन नहीं होती है। अगर राजनीति लॉकडाउन होगी तो तानाशाही शुरू हो जाएगी, जिसका हम संकेत ऑलरेडी देख रहे हैं जी, कि ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। हम इस पर भी आते हैं। आपने जो सवाल पूछा, मैं राज्यों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो सबसे बेहतर राज्य कर रहा है वो केरल है, और जो सबसे बुरा राज्य परफॉर्म कर रहा है वो गुजरात है। तो लेकिन ये समस्या पूरे देश की है। मैं राहुल गांधी की बात पर आता हूँ कि राहुल गांधी सबसे पहले देखिए अलर्ट किया था 12 फरवरी को। उसके बाद भी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, और उनकी अपने राहुल गांधी के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सरकार के पास तो बहुत सारे साधन होते हैं सूचनाओं को लेने के जी। उन्होंने ट्रंप का गुजरात में वो भी ऑर्गेनाइज किया, रैली भी ऑर्गेनाइज की, सरकार गिराने में भी लगे रहे मध्य प्रदेश की। उसके बाद लॉकडाउन पर आए, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि डे 1 से, क्योंकि प्रवासी मजदूर का इन्होंने आकलन ही नहीं किया कि लोग जब 4 घंटे की नोटिस पे लॉकडाउन करोगे तो, और लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, ठीक है, आप लोग कहने कि लॉकडाउन के लिए ना ही प्रिपरेशन सरकार की दिखती है और ना ही वो मैनेज करने में सफल रही है। अब कुर्बान अली जी, मेरा आपसे सवाल है, 3 दिन पहले आपको याद होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो सचिव हैं उन्होंने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और रिसर्च के कई मॉडल्स के जरिए बताने की कोशिश की थी कि 70 लाख मामले आते अगर लॉकडाउन नहीं करते, 75,000 से ज्यादा मौतें हो जाती अगर लॉकडाउन नहीं करते। फिर लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी क्यों असफल दिख रही है राहुल गांधी को? सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या इस देश में सरकार से सवाल पूछा जाएगा या नहीं।
और जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें ये हक है कि वो सरकार से सवाल पूछें और उसकी जवाबदेही भी तय करें, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये मिसाल भी देनी चाहिए कि जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां लॉकडाउन को किस तरह से फॉलो किया जा रहा है। और वहां जो अभी चर्चा हुई पिछले 10 मिनट में हमारे सारे पैनल के साथियों ने जो चिंता व्यक्त की कि मजदूरों को साथ क्या हुआ, गरीबों के साथ क्या हुआ, आम आदमी के साथ क्या हुआ, तो वैसी मिसाल क्या कांग्रेस शासित राज्यों में अलग से कुछ देखने को मिली है? अगर मिली है तो राहुल गांधी को ये कहने का हक बनता है कि फिर केंद्र के स्तर पर भी उसे लागू किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये अंधभक्ति का दौर है, यहाँ सवाल पूछने पे बड़े ऐतराज होते हैं, यहाँ ताली पीटिए, थाली बजाइए, दीपक जलाइए और श्रद्धा के साथ सर झुकाते हुए कहिए कि महामहिम आप तो हमें बचाने वाले हैं, अगर आप ना होते तो ये देश ना बचता। और साल भर का जश्न मनाया जा रहा है। आपत्ति इस बात की है ना कि हमें डिसाइड करने का मौका ही नहीं दिया जाता है, सारे डिसीजंस केंद्र सरकार से आ रहे हैं, तो ये एक तानाशाही है। ठीक है, अवधेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। लॉकडाउन से बातें रुके तो किस तरह से रुके? आप बराबर क्या वक्त दीजिए मुझे, ये नाइंसाफी मत कीजिए कि आप एक आदमी को तो 5 मिनट का टाइम दें और मुझे बात भी करने का मौका ना दें। आप बोलिए, आप बोलिए अपनी बात रखिए। आप जरा संतुलन रखिए कि ये यहाँ पे जो है हम लोग बात कहने के लिए आए हैं। अवधेश जी को तो 5 मिनट मिलेंगे, 2 बार मौका मिलेगा और आप हमें मौका ही नहीं देंगे क्योंकि आपको हमारी बात पसंद नहीं आ रही है। अरे सर बात रखिए आप। नहीं, अब क्या बात करें, आप रोक रही हैं, आप बोलने ही नहीं दे रही है। एक तो सरकार सवाल नहीं पूछने दे रही है और आप बोलने नहीं दे रही हैं, तो क्या बोले? कुर्बान जी, अब जब आप अपनी बात फिनिश कर लेंगे तभी अवधेश जी के पास जाएंगे, आप अपनी बात रखिए सर। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि इस देश में एक मानसिकता ये बन गई है, मीडिया की भी मानसिकता यही बन गई है कि सरकार से सवाल ना पूछो, और विपक्षी दल तो सो ही रहे हैं। उसमें अगर राहुल गांधी कोई आकर के कोई सवाल करते हैं तो फिर उनकी खाल खींची जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि विपक्षी दल का नेता होने के नाते उन्हें यह हक है अपनी बात कहने का, मगर साथ ही साथ उन्हें अपनी राज्य सरकारों की तरफ से कि क्या जो श्रम कानून बने हैं वो राजस्थान को छोड़ करके बाकी गैर कांग्रेसी सरकारों ने उनको बदला है, उनको अमल किया है, उस पर क्या रास्ता दिखाया। और प्रवासी भारतीयों के लिए आप उत्तर प्रदेश में बस लगाते हो तो महाराष्ट्र में या पंजाब में या और जहां जिन राज्यों में, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें हैं, वहां से आपने प्रवासी मजदूरों को निकालने के लिए क्या काम किया? मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब यही सवाल का जवाब श्री भाटिया जी देने के लिए हमारे साथ हैं। श्री भाटिया जी जवाब दीजिए, आप गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े कर देती हैं, जरा कोई मॉडल आप भी पेश कर दीजिए तो बेहतर होगा, सुझाव मान लेगी केंद्र सरकार। देखिए, हमारी पार्टी हर समय हर वक्त इस बात को करने के लिए तैयार है कि क्या इसके अंदर कमियां हैं और क्या कहां हम खामियां दूर कर सकते हैं। आप हमारी माने या ना माने, लेकिन हम अपनी बात आपको कह रहे हैं। आज राहुल जी ने अगर कुछ बातें कही, कल CWC ने कल कुछ एडवाइस किए, आप सुनते भी कहाँ हैं, आप मानते ही कहाँ हैं। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मजदूरों की जेब के अंदर 7,500 10,000 रुपए डालिए पर महीना, जिससे कि अपनी रोजी रोटी को आप वो अपने संतुलित कर सके, अपने बच्चों को रोटी दे सके, उसको सड़कों के ऊपर इस तरह से मारा मारा ना घूमना पड़े। सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सरकार का काम होता है सर्विस टू द पीपल। आप सर्विस दे कहां रहे हैं? लोग मर रहे हैं। हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर एक औरत होते हुए कहती है राहुल गांधी ने मेरे को एक ड्रामेबाजी कर दी। अरे वो संवेदनशील होके एक मजदूरों के साथ बात करने गए थे कि आपकी सच में जरूरतें क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, क्या वो भी उनको बुरा लग गया? उनका सामान उठा के आप क्यों नहीं चल दिए? मतलब मरने के लिए तो हमने छोड़ ही दिया है, आप भी उनका सामान उठा के चल दिए। आज उन्होंने उसका भी जवाब दे दिया क्योंकि यार आप आज ज्यादा देंगे तो मैं सामान उठा के भी चल दूंगा। इससे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव आलोचना होगी तो सरकार के लिए बेहतर होगी। ठीक है, बहुत सारे आज सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 40 मिनट की उन्होंने की, किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की, और वो बड़ा सवाल ये कर रहे हैं कि आप ये बता दीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी, आकर अब जरा फ्रंट फुट पे खेलिए और बताइए कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या है। अब क्या वाकई मोदी सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट तैयार है? इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं।
हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राहुल गांधी के सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अवधेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सरकार ने 3 दिन पहले कहा कि लॉकडाउन नहीं होता तो 75,000 से ज्यादा मौतें हो सकती थी। ये तो स्पेकुलेशन की बात हो गई। तो लॉकडाउन से पहले मतलब मामले अगर रुके हैं तो क्या इस तरह से रुके हैं कि आप टेस्टिंग ही ना कराओ, आंकड़े सामने ही नहीं आएंगे? चूंकि आपने देखा गुजरात हाईकोर्ट में खुद गुजरात सरकार कहती है कि अगर हम टेस्टिंग कराते तो 70% पॉजिटिव हो जाते, ऐसे में पैनिक सिचुएशन हो जाती। तो यहाँ तो सरकार एडमिट कर रही है ना। अब गुजरात सरकार क्या कर रही हो, गुजरात सरकार जाने। ये बात सही है कि भारत में टेस्टिंग की संख्या कम थी क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे टेस्टिंग के। शुरू में हमारे पास केवल एक लैब था जो रैपिड टेस्टिंग होती थी, उसके लिए भी हमारे पास बाहर से इक्विपमेंट्स मंगाने पड़ते थे, किट। लेकिन इतने दिनों में अब विकसित हो गया है। हमारे पास इस समय 662 लैब है जिसके तहत टेस्टिंग हो रही है और उस टेस्टिंग के आधार पर निकल रही है, चीजें धीरे धीरे बढ़ी हैं। लेकिन देखो, ऐसा है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो स्वास्थ्य है उसमें केंद्र और राज्य दोनों को काम करना है। राज्यों को भी अपने ढांचा खड़े करने हैं, केंद्र को ढांचा खड़ा करके उसमें सहयोग करना है। पूरी जिम्मेवारी केवल केंद्र पर डालेंगे, राज्यों को बिल्कुल बड़े कर देंगे तो हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो राहुल गांधी की मेरी आपत्ति यह थी कि उन्होंने केंद्र पर सवाल किए, उनको करना चाहिए। विपक्ष को कुछ अनर्गल सवाल भी करना चाहिए। मैं तो यह मानता हूं जो तथ्यहीन हो वो भी सवाल करके घेरना चाहिए अगर जनता का उसमें लाभ हो। लेकिन सवाल तो यही है कि जैसे प्रशांत जी ने कह दिया कि सबसे विफल गुजरात है और सबसे बढ़िया केरल है। केरल तो निश्चित रूप से अच्छा काम किया है, लेकिन सबसे विफल राज्य जो है हमारे नजर में 2 है, वो दिल्ली है और वो महाराष्ट्र है। और केरल की तरह मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी मानता हूं कि इतनी आबादी होने के बावजूद, सबसे ज्यादा शहर होने के बावजूद, सबसे ज्यादा बाहर से आने वाले श्रमिकों की संख्या के बावजूद और दूसरे राज्यों के श्रमिकों की सबसे ज्यादा वही सब जाते हैं। सुनो जरा, सुनो, अगर उन्होंने नियंत्रण में रखा है तो कुछ किया होगा तभी तो रखा है। इससे क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार सीख लेती है? इससे क्यों नहीं दिल्ली सरकार सीख लेती है कि आप अपने यहाँ गैर महाराष्ट्रियन को निकालने के लिए एक पूरी साजिश रच देते हैं कि सारे लोग महाराष्ट्र को लेकर लगातार हम शिवभाग्य से सवाल कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर गुजरात में इस तरह की स्थिति है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आंकड़े में कोई पारदर्शिता नहीं दिखती है, तो सवाल तो फिर उठेगा ना सर। ठीक है प्रशांत जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगी। यही आरोप आपने देखा होगा प्रियंका गांधी भी लगा रही है यूपी सरकार पर कि असल में तो 10 लाख का आंकड़ा ये होगा। दिल्ली पर भी इस तरीके के आरोप लगाए थे। खुद स्वराज एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना था कि भाई डिले हो गया है रिपोर्ट आने में हॉस्पिटल से और इसीलिए ये आंकड़े जो थे वो सामने नहीं आ पाए। तो क्या यही स्ट्रैटेजी है कि छुपाओ आंकड़े? जी, और ये स्वास्थ्य सेवाओं का जो दूसरा एक पहलू है वो बहुत ही खतरनाक है, जिस तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ आप लोगों का। और वो अपने रिपोर्टर्स को आप अस्पतालों में भेज के आप इसकी तस्दीक भी कीजिए। हमारे देश में लगभग 24,000 मौतें रोज होती है। अकेले टीबी में 2,000 के लगभग रोज मौतें होती हैं। ये जो तमाम सारे रोगों से प्रभावित लोग हैं, इनका इलाज अब कितना हो रहा है? मेरा अनुमान है और जो मैं जानकारी जहाँ तक हासिल कर रहा हूँ कि तमाम सारे दूसरे रोगों के जो मरीज हैं उनका हेल्थ स्वास्थ्य सेवाओं के में एक्सेस कम हो गया है और वो ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो एक तरफ तो हम कोविड से लोगों को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम सारे बड़ी जनसंख्या को हमने छोड़ रखा है। दूसरे के अभी हाल में 2 सर्वे आए, वो 2 सर्वे क्या कह रहे हैं? अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक सर्वे कह रहा है कि उनके जिन्होंने सर्वे किया 78% लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी खुराक कम की है, उनके पास पैसे नहीं है। तमाम प्रवासी मजदूर 90% प्रवासी मजदूर ये कह रहे हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है।
तो जो पैकेज आया उसका 90% पैकेज तो कर्ज के आधार पर है। आप इसकी तुलना दूसरे देशों से आप करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। प्रशांत जी, पैकेज में आऊंगी। अभी यहाँ बात लॉकडाउन की जो स्ट्रैटेजी उसको लेकर कर रहे हैं और जो आंकड़ों को लेकर सच्चाई है उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुर्बान अली जी, जिस तरह से गुजरात को लेकर कई सवाल है, पश्चिम बंगाल में भी आरोप लगे थे कि भाई वहां पर आंकड़ा क्लियर नहीं है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन ममता बनर्जी छुपाकर बैठी है। जो सेंट्रल टीम कोरोना के मामले को देख रही थी उसने ये बात उठाई, वहां के गवर्नर आते हैं वो ये चीज कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन गुजरात में क्यों नहीं दिखता है? जब गुजरात का हाईकोर्ट ये बात कह रहा है कि 45% जो मौतें हैं वो अगर अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में हो रही हैं, तो फिर ये तो कालकोठरी से बुरे हालात हैं। जब इतनी बड़ी कड़ी टिप्पणी वहां की हाईकोर्ट कर रही है तो वो गवर्नर क्यों चुप है? वहां का सेंट्रल टीम जो कि कोरोना के मामले देख रही है वो क्यों चुप है? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? और दोहरा मापदंड क्या इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां पर नजर है? नहीं, वो सवाल ये नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार भी इसमें शामिल है। एम्स किसके अंडर में आता है? एम्स में जो मौतें हुई हैं कोरोना से, मेरी निश्चित जानकारी है कि 30% सिर्फ आंकड़े दिए गए हैं। दिल्ली में जितनी मौतों की जानकारी सरकार ने दी है उससे 5 गुना मौतें हुई हैं शमशान घाटों पर और कब्रिस्तान में जो कोरोना के लोग उनका लास्ट राइट्स हुए हैं, उससे आंकड़े आपको आप मिल जाएंगे। तो सवाल यहाँ गुजरात का नहीं है, बंगाल का नहीं है, केरल का नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है। सवाल ये है कि हम एज ए सोसाइटी फेल हुए हैं और सरकार ने सिवाय 4 लॉकडाउन में बातें बनाने के कोई काम नहीं किया। तो इसलिए वक्त का तकाजा ये है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, सबको इसमें शामिल होना चाहिए, सबकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए और ये राजनीति करने का वक्त खुदा के लिए नहीं है। ये मत करिए। आम आदमी इस देश का मर रहा है, उसको इलाज और उसको सहायता पहुंचाने का काम कीजिए। अगर ये कर सकेंगे तो सारी राजनीतिक पार्टियां, जिनमें मोदी जी की बीजेपी भी शामिल है और राहुल जी की कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, देश के लिए कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। वरना तो हम टीवी चैनलों के माध्यम पर यही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे कि साहब यहाँ अच्छा हुआ, वहां बुरा हुआ। पूरे देश में खराब हो रहा है और पूरे देश की स्थिति खराब है। चौथा लॉकडाउन खत्म होने को है और उसके बाद हमारे पास में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मेरे पास वक्त कम है। शिव भाटिया जी, महाराष्ट्र को लेकर जब जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के, तो उन्होंने कहा कि देखिए, सरकार चलाना और सरकार को समर्थन देना अलग होता है। सर, इतनी ये बात कहकर तो आप पल्ला झाड़ नहीं सकते ना। आपके 12 मंत्री कोटे से, कांग्रेस के कोटे से हैं वहां उद्धव सरकार में, तो पॉलिसी मेकिंग में क्या आपका कोई भी डिसीजन काउंट नहीं करता? नहीं, उन्होंने इस तरह से नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम की रोल में नहीं है वहां पे। उन्होंने उद्धव जी को, जो सरकार उस समय आज सरकार के मुखिया हैं, वो देख रहे हैं, हम हिस्सेदार हैं, उन्होंने ये कोई मना नहीं किया। लेकिन एक पार्टी उस सरकार को देख रही है, वो चला रही है, वो पूरी तरह से संवेदनशील है वो काम करने के लिए। वो ट्रेनें मांगते हैं तो ट्रेनों की लिस्टें मांगने लगते हैं, वो कोई मजदूरों की बात करते हैं हित की तो उनके ऊपर क्वेश्चन उठाने लगते हैं। एक पूरे भारतवर्ष को, इनको एक विपक्ष के ऊपर क्वेश्चन करने के लिए एक स्टेट को पकड़ लेते हैं। कभी ये महाराष्ट्र की बात करने लगते हैं, कभी पंजाब की बात करने लगते हैं। अरे पूरे विश्व के अंदर और पूरे देश के अंदर कोरोना फैला हुआ है, किसकी जिम्मेदारी है? पहले तो पानी बचाने और दिए जलाने के लिए मोदी जी घर से बाहर निकल आए थे। नहीं, पूरी बात कर लेने दीजिए। मोदी जी घर से बाहर निकल आए थे, आज कहां चले गए? आज क्यों नहीं बात करते? आज स्टेटों की बातें क्यों करने लगे हैं? किसकी जिम्मेवारी है? क्यों नहीं टेस्ट करवाए? टेस्टिंग किट्स किसने मंगवानी थी? आईसीएमआर में टेस्टिंग किट्स मंगवाई 95% कि पहले तो फ्रंट फुट पे खेला आपने, जब हालात बेकाबू हो गए तो राज्यों पर छोड़ दिया, यानी बैकफुट पर है प्रधानमंत्री मोदी। एक साल पूरा होने पे जश्न मनाने जा रहे हैं। ठीक है सर, क्या ये राजनीति का एक घिनौनापन नहीं है? ठीक है सर, अवधेश जी मर रहे हैं। देखो, ऐसा है, हम जो कुर्बान भाई ने कहा है मैं उससे 100% सहमत हूं और मैं इसमें उनसे, शिव भाटिया जी से लड़ाई लड़ने जाऊं। केंद्र सरकार को मैंने किसी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, जो भी बड़े मंत्री हैं, उनको किसी राज्य पर आरोप लगाते हमने नहीं सुना है। ये हम लोग बहस कर रहे हैं। मेरी मान्यता है कि ये राज्य की भी जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार ने नहीं बोला है ये अभी तक
किसी का बयान हो तो बताएं। जो कुर्बान भाई ने कहा कि इस समय एक बड़ा संकट है, इसमें राजनीति को छोड़कर सभी दल साथ आए, क्या आगे हो सकता है उसके लिए ब्लूप्रिंट बने, उस पर काम है। हमारे पास कितने संसाधन है, उन संसाधनों का कैसे उपयोग हो सकता है, जिस राज्य में कमी है उस राज्य को दूर किया जाए। मजदूरों की हालत किसी से छुपी नहीं है सर। यहाँ पर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पैसे कैश में क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो इकोनॉमिस्ट भी कई बार इस चीज को रिकमेंड कर चुके हैं, आखिरकार क्या वजह है कि सरकार क्रेडिट पर ज्यादा ध्यान दे रही है बजाय कैश देने के? वहां के इकोनॉमिस्ट तो कुछ सलाह देते होंगे इस बारे में। मनरेगा में अगर आप देखिएगा तो मनरेगा में इनरोलमेंट 35-40% बढ़ गया है, लेकिन मनरेगा में नया काम नहीं आ रहा। मनरेगा में 1 लाख करोड़ का बजट दिया गया, लेकिन मनरेगा में नया काम नहीं आ रहा है। आप बजाय श्रमिकों को सुविधा देने के आप श्रम कानून खत्म कर रहे हैं, श्रमिकों के शोषण का रास्ता खोल रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं, संविधान को ताक में रख के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मजदूर को अगर महाराष्ट्र रखेगा तो उसको कैश में देना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं गरीबों को, मजदूरों को, और साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तबाही आएगी। इस आकलन में कितना दम है? सर मेरे पास टाइम कम है, संक्षेप में सबका मेरे को क्लोजिंग कमेंट चाहिए। कुर्बान अली जी। जी नहीं, सवाल ये है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा देने से काम नहीं चलेगा। हमारे 45 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं है। उसके लिए हमें कलेक्टिव अप्रोच के साथ में करना होगा। ये वॉर लाइक सिचुएशन है, युद्ध जैसी स्थिति है, और कितने दिन रहने वाली है अभी इसका भी ठिकाना नहीं है। तो उन 45 करोड़ लोगों की चिंता करते हुए, क्योंकि बाकी जो लगभग 75 करोड़ लोग हैं उनके पास तो अभी इतना है कि वो घर में बैठ करके 2-4-6 महीने खा सकते हैं, उन्हें चिंता नहीं होगी। लेकिन 45 करोड़ लोगों के पास, जो जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है, उसका इंतजाम हो। सर सबके मन में सवाल है, 500 केसेस पे लॉकडाउन आपने लगा दिया, लेकिन 1.5 से ज्यादा 1.5 लाख से ज्यादा केसेस हैं, तो आप लॉकडाउन लिफ्ट अप करने की बात कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी आपको लग रही है कोई सरकार के पास है? अवधेश जी पूछा मेरे से। जी अवधेश जी आपसे। नहीं, देखो सरकार के पास जो स्ट्रेटेजी है वो धीरे धीरे शुरुआत हुई है कि हम धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को अगर थोड़ी गति नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी तक लॉकडाउन खोलने की घोषणा नहीं हुई है, हो सकता है हो जाए, लेकिन ये हम अनुमान लगा रहे हैं, खोलने की घोषणा नहीं हुई है। और राज्यों को ये पूरा अधिकार है कि अपने यहाँ वो चाहे तो लॉकडाउन लागू रखे, अपने यहाँ चाहे तो हटा दे। बहुत सारे राज्य केंद्र से पहले ही लॉकडाउन लागू कर चुके थे। तो इसके लिए भी मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को हम कटघरे में ना खड़ा करें, ये राज्यों की भी जिम्मेवारी है कि वो तय करें कि उनका ब्लूप्रिंट क्या है। ये ऐसी आपत्ति है जिससे संघर्ष करने का दुनिया को अनुभव नहीं था और न इसके लिए संसाधन थे किसी के पास। हम भी उसी में आते हैं, तो इसका एकदम से कोई स्पष्ट ब्लूप्रिंट हो भी नहीं सकता है। परिस्थितियों से सीखते हैं, उसके अनुसार कदम उठाते हैं। बहुत अच्छी बात अवधेश जी आप कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि आप जो भी फैसला लीजिए कम से कम चर्चा कीजिए हम लोगों से, क्योंकि वहां राज्य में क्या स्थिति है वहां हमारे कलेक्टर हमें बेहतर बता पाएंगे। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए चर्चा में। राजनीति में आज के लिए इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।